नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ वर्षा सिंह। उत्तराखंड में पर्यटन के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। पर्यटन के क्षेत्र में स्वरोजगार के बहुत सारे जरिए हैं। यहाँ की खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों को देखने के लिए देश दुनिया के पर्यटक यहाँ आते हैं। एडवेंचर टूरिज्म से लेकर धार्मिक पर्यटन तक हर तरह के पर्यटक राज्य में आते हैं। ये पर्यटक यहाँ के युवाओं के लिए स्वरोजगार का जरिया भी हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का अहम योगदान है। तो पर्यटन में स्वरोजगार की संभावनाओं और चुनौतियों पर बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पर्यटन से जुड़े 3 खास लोग। हमारे साथ तुलसी सिंह बिष्ट जी हैं, आप पर्यटन विशेषज्ञ हैं। GMVN में आप 37 वर्षों तक AGM के पद पर कार्य कर चुके हैं। तो हमारे साथ विक्रम सिंह राणा जी हैं। विक्रम सिंह राणा जी भी होटल व्यवसायी हैं, पर्यटन के क्षेत्र में कार्यरत हैं और टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। और हमारे साथ विजेंद्र सिंह पवार जी हैं। विजेंद्र जी भी पर्यटन के क्षेत्र में एक युवा उद्यमी के तौर पर कार्य कर रहे हैं और बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी। तो इनके बारे में जानेंगे, आप सभी से बात करेंगे पर्यटन में किस तरह से हम स्वरोजगार और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हो सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और तुलसी सिंह जी, आपसे शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में जो प्राकृतिक देन है, एक कुदरती देन है, यहाँ पर जो जंगल है, वन्य जीवों का संसार है, चिड़ियों का संसार है, पानी से जुड़े स्पोर्ट्स है, मतलब कई तरह का पर्यटन यहाँ पर है। तो ये युवाओं के लिए एक रोजगार का जरिया भी है। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि उत्तरे श्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधि राजा पूर्वा परोतो निधि वगाया स्थिता पृथिव्या युवा मानदंडा। जिस प्रदेश में हिमालय हो और जिस प्रदेश में गंगा हो, जिस प्रदेश में हिमालय को आप खूबसूरती का एक गहना समझते हो और जिस गंगा को आप माँ कहते हो, वो चीज़ हमारे उत्तराखंड में है। और जब हमारे पास हिमालयन संस्कृति और गंगा संस्कृति यहाँ जन्म ले ली हो, तो सबसे पहले आपके शंकराचार्य जी 8वीं शताब्दी में जब यहाँ आए होंगे जी, तो पर्यटन की पहली रूपरेखा हमारे शंकराचार्य जी ने ही यहाँ पे स्थापित की है। और चुनौतियों की जब बात हम करेंगे तो चुनौती हमारे उत्तराखंड में सबसे पहले मौसम ही है। इसीलिए भगवान के जो कपाट खुलते हैं 6 महीने खुलते हैं, 6 महीने बंद होते हैं। तो ये जो सिद्ध हुआ वो शुरू से ही पुराणों से चली आ रही परंपरा के अनुसार हमारे बद्री केदार का जो मौसमी चुनौती है वो आज भी कायम है। जी, तो मौसम के लिहाज से हम पर्यटन को एक खास जगह के लिए बनाते हैं। और अब तो वैसे भी जो सड़कें बन रही हैं, ऑल वेदर रोड कहा जा रहा है, जिससे आप किसी भी मौसम में वहां तक पहुंच सकेंगे। और विक्रम सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप चूंकि स्वयं भी पर्यटन के क्षेत्र में हैं, सक्रिय हैं, तो बहुत सारे युवा हैं जो पर्यटन में काम कर रहे हैं। बहुत सारे जो हम कहेंगे कि जो नैनीताल या मसूरी जैसे क्षेत्र है वहां पर तो हैं ही, लेकिन बहुत और भी जगह हैं जहाँ पर्यटन के अवसर हो सकते हैं। और कितना निवेश होता है, किस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं अगर कोई स्वरोजगार शुरू करना चाहे इस क्षेत्र में, तो उसके बारे में बताइए। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि किसी भी प्रदेश में पर्यटन में स्वरोजगार के लिए संभावनाएं तलाशने के लिए आपको वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में पता होना चाहिए जी। जैसे हमारा उत्तराखंड है, ये 53,300 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ प्रदेश है, जिसमें से आपका 66% जो हिस्सा है पहाड़ी है और उस 66% हिस्से में भी 90% जंगल है। तो आपको पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि आपको अब एक कहाँ पे स्वरोजगार आपको उपलब्ध होगा। हमारे पास मैक्सिमम क्षेत्र पहाड़ी है और जंगलात है, तो आपको नेचर के बीच में ही अपने लिए स्वरोजगार तलाशना होगा। फिर दूसरा सिनेरियो ये है कि आपको ये डिसाइड करना होगा कि आज जो टूरिज्म है ये किस ओर जा रहा है। एक टाइम में शहरी पर्यटन बहुत फेमस था, लोग शहरों में आते थे, मॉल घूमते थे, वो पर्यटन था। आज वो स्थिति नहीं है। बिल्कुल। अब आज की डेट में लोग नेचर देखना चाह रहे हैं, जो आपके पास भरपूर है। आपके प्रदेश का 70% हिस्सा नेचर के बीच में है, तो वहाँ आपको संभावनाएं खोजनी होंगी। वो कैसे खोजेंगे आप? उसमें चुनौती क्या होती है? चुनौती ये है कि आपके पास जंगलात तो बहुत है, लेकिन आपके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? आपको उस जंगल में ले जाने के लिए सड़कें हैं, वहाँ पे क्या होटल है, वहाँ पे खाने पीने की सुविधाएं हैं। तो जो चीजें नहीं हैं, यही आपका अवसर भी है। ये चुनौतियां ही अवसर हैं कि अगर आप वहाँ पर होटल बना सकते हैं, आप एक ऐसा कनेक्टिविटी। अब आप ये देखिए कि टूरिज्म
आपके लिए स्वरोजगार कैसे उत्पन्न करता है। जी। एक पर्यटक जब हमारे प्रदेश में आता है, न अपने साथ वो खाने का सामान लाता है, न सोने के लिए बिस्तर लाता है, न घूमने के लिए गाड़ी लाता है, वो सब उसको यही प्रोवाइड होनी है। जब आप उसके लिए खाना प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, तो 50 लोगों को रोज़गार मिलता है, खाने बनाने वालों को रोज़गार मिलता है, बर्तन धोने वाले को रोज़गार मिलता है ना, उसके हेल्पर सर्विस करने वाले को रोज़गार मिलता है। फिर वो दिन में फिर गाड़ी ढूंढता है घूमने के लिए, उसमें आपके आगे जितनी ड्राइवर कम्युनिटी है, ये बाकी लोग हैं, ड्राइवर से जुड़े लोग हैं, मैकेनिक्स हैं, उनको स्वरोजगार मिलता है। उसके बाद फिर उसको रात को सोने के लिए एक जगह चाहिए। जब उसको जगह चाहिए तो वहाँ पे फिर होटल वाले को व्यवसाय मिलता है। होटल वाला क्या करता है, व्यवसाय मिलता है तो जो आदमी उस कमरे में सोया है, अब उसको साफ करने के लिए भी एक आदमी चाहिए। बिल्कुल, तो बहुत सारे लोग लॉन्ड्री वाले को भी काम मिला, धोने वाले को काम मिला, उस रूम में एक सर्विस के लिए एक लड़का चाहिए, उसको भी एम्प्लॉय मिला। और आप मतलब ये मानिए, पर्यटन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें सबसे ज़्यादा रोजगार अनस्किल्ड लेबर को मिलता है, स्किल्ड को नहीं, अनस्किल्ड। स्किल को हर कोई नौकरी दे देता है, लेकिन शायद इसी जो हम अनस्किल्ड कह रहे हैं, वहाँ भी एक स्किल की संभावना है जिसको हम ज्यादा कर सकते हैं, उसको हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन मतलब एक बर्तन मांजने के लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, रूम सर्विस के लिए आपको चाहिए, लेकिन वो बेसिक नहीं है कि आपको IIT करनी है, MBA करनी हो। सर्विस आपके अंदर होनी चाहिए। सर्विस इंडस्ट्री का रूल ये है कि आपकी सर्विस आपको करनी आनी चाहिए। तो इसमें मतलब सबसे ज़्यादा सेकेंडली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि एक होटल इंडस्ट्री और टूरिज्म इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ मैक्सिमम 50% वुमेन्स काम करती हैं सर्विस में। और उत्तराखंड की महिलाएं, उत्तराखंड में वैसे भी जब कहते हैं कि फौज में चले जाते हैं तो महिलाएं ज्यादा पहाड़ों में रहती हैं। तो विजेंद्र जी आपसे बात करेंगे, आप एक युवा उद्यमी हैं, आपने खुद का अपना स्वरोजगार शुरू किया और बहुत सारे लोगों को अब आप रोजगार देने की स्थिति में हैं। तो आपका किस तरह का अनुभव है कि अगर कोई युवा, यहाँ का युवा स्वरोजगार शुरू करना चाहे पर्यटन के क्षेत्र में, तो आप उसको किस तरह की सलाह देंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। मैंने थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ कि मैंने टूरिज़्म में पढ़ाई की है और उसके बाद मैंने देश के कई हिस्सों में प्राइवेट कंपनियों में जॉब भी की थी कुछ टाइम के लिए। लेकिन अपने मन में ये था कि अपने उत्तराखंड के लिए ही कुछ करना है और यहाँ पे काफ़ी सारी संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे जब हमारे पास सब कुछ है, जल पानी है, हर जगह झरने हैं, नदियाँ हैं, तालाब हैं, लेक्स हैं और हमारे पास यहाँ 4 धाम भी है जो धार्मिक पर्यटन बिल्कुल जो पूरे देश का एक आस्था का और जिन लोगों को यहाँ पे आना ही है। तो बाहर जब मैंने देखा तो जो मुझे अपने उत्तराखंड में लगा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। हमारे पास एक तो साफ़ पानी है, एक बिल्कुल अच्छी सी धूप है, हवा है, सब शुद्ध वातावरण है। तो फिर मैंने मुंबई से अपना जॉब को क्विट किया और अपने उत्तरकाशी में अपनी एक छोटी सी ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट किया। उसके बाद मुझे ऋषिकेश आने का मौका मिला जी। तो फिर वहाँ पे मैंने देखा कि एक होटल को मैं रन करता हूँ जो पर्यटन विभाग का गेस्ट हाउस था। तो उसके साथ साथ मैंने देखा कि यहाँ पे रिवर राफ्टिंग का भी अच्छा स्कोप है जी। तो रिवर राफ्टिंग का काम चालू किया। वहीं से मैंने 4 धाम का काम भी चालू किया, फिर अपना ट्रैकिंग का काम भी चालू किया। तो इस तरह हमने धीरे धीरे एक साथ जो पर्यटन से जुड़े हैं आप वहाँ तक पहुँचे। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से, मैंने कई सारे जगह जो पर्यटन के जितने भी जो भी काम है कुछ भी हो वो शुरू किया जी। उसके साथ साथ आप एक सक्सेस स्टोरी के तौर पर हमारे सामने है, एक सफल उद्यमी के तौर पर हमारे सामने है, तो हमारे युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत हो सकता है। तो तुलसी सिंह जी आपसे बात करेंगे कि जिस तरह से अभी विजेंद्र जी कह रहे थे कि आपके पास मतलब वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है, अभी बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, कॉर्बेट और राजा जी जैसे नेशनल पार्क हैं, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अलग अलग टिहरी झील आजकल पर्यटन का एक नया डेस्टिनेशन वाटर स्पोर्ट्स की वजह से हो गया है। तो अलग अलग तरह से अलग अलग क्षेत्र के लोगों के सामने स्वरोजगार की, वो किस क्षेत्र में रहते हैं उस तरह से संभावनाएं खुलती हैं। उत्तराखंड आप जानते ही हैं कि ये प्राकृतिक खूबसूरती इसमें है जी। तो प्रकृति को खूबसूरती को कैद करने के लिए एक फोटोग्राफी एक सबसे बड़ा रोजगार है जी। उस हिमालय पे लोग माउंटेनिंग करने जा रहे हैं, ट्रैकिंग करने जा रहे हैं और क्योंकि ग्रेट हिमालय है, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी है, इन तीनों में हमारा पर्यटन जुड़ा हुआ है कि हिमालय और गंगा संस्कृत के बीच में ही हमारा सारा पर्यटन बसा हुआ है। अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें, कश्मीर की बात करें तो उसके टूरिज्म का अलग धारा है। हमारे टूरिज्म में सबसे बड़ी चीज़ है स्पिरिचुअलिटी, धार्मिक पर्यटन मनोरंजन पर्यटक से नहीं मिल सकता है जी। क्योंकि अगर आप मनोरंजन बेस पे आए हैं
तो आप धार्मिक यात्रा नहीं कर सकते। अगर आप धार्मिक यात्रा पे आए तो आप तो मनोरंजन उत्तराखंड में दोनों ही तरह की चीजें हैं। चारधाम यात्रा में हर साल लाखों लोग आते हैं। सब कुछ है, प्रकृति है, धार्मिक पर्यटन है, साहसिक पर्यटन है। क्योंकि जो 90 का दशक था वो हमारे साहसिक पर्यटन की रूपरेखा को खड़ा करता है, क्योंकि उसी समय हमारा योगा पर्यटन पैदा हुआ, उसी समय हमारी राफ्टिंग पैदा हुई जो कोडियाला में है। क्योंकि जो डेस्टिनेशन है कुछ तो अंग्रेजों ने बनाए, लेकिन कुछ हमने क्या बनाया, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। हम एग्जाम्पल के तौर पे कोडियाला है, कोडियाला एक राफ्टिंग कैंप बना, वो उत्तराखंड की देन है। उत्तराखंड के जो हमारा स्टेट बना उस समय जो एक डेस्टिनेशन पैदा हुआ वो कोडियाला है। दूसरा डेस्टिनेशन पैदा हुआ शालसोड़। पहले चोपता था, कभी जमानों में चोपता था तो चोपता में आते थे लोग, उसी का नाम लेके आते थे। वो भगवान बद्री केदार की तो यात्रा होती थी, लेकिन वो चोपता की बात को दिशा अपना मोड़ देते थे कि हमें चोपता जाना है। लेकिन चोपता बंद होने के बाद हमारे नए डेस्टिनेशन जो है ये कोडियाला हो गया, शालसोड़ हो गया, ऐसे कई डेस्टिनेशन उत्तराखंड में अभी तैयार हो रहे हैं, तैयार भी हो रहे हैं। टिहरी में जो नया पुल बना है तो देखिए अब उसको देखने के लिए पर्यटक आ रहे हैं। अब क्या हो गया इस टाइम पे सिनेरियो चल रहा है, टूरिस्ट भी अपनी यात्रा को मिक्स करता है। जो धार्मिक के लिए आ रहा है केवल धार्मिक नहीं करता, वो उसमें अपना एडवेंचर भी मिक्स करता है, उसमें लेजर टूर भी मिक्स करता है। वो क्या करता है, पहले चारधाम यात्रा अपनी पूरी करेगा, बोलता है यात्रा तो हो गई, अब हम इसको एक लेजर टूरिज्म में है, वो चले जाता है ओली 3-4 दिन वहाँ पे आराम करता है। उसका ऋषिकेश आता है, आते हुए राफ्टिंग भी करता है। तो एक ही यात्रा में वो अपने 4-5 ट्रिप पूरे कर लेता है। तो पर्यटन का भी स्वरूप बदलते जा रहा है। पर्यटन एक मतलब अब एक ही स्वरूप में नहीं है, पर्यटन के 50 स्वरूप हो गए आप। तो स्वरोजगार के लिहाज से जो युवा हैं वो अपने क्षेत्र विशेष के हिसाब से उन्हें भी मतलब उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप क्या नया आइडिया लेकर के आ सकते हो और अपना काम शुरू कर सकते हैं। जैसे संगीत का है, इसमें भी बहुत अच्छा रोजगार है संगीत में। योगा वेलनेस जो टूरिज्म है जी, इसमें भी बहुत है। ऋषिकेश में तो बहुत अच्छा चल रहा है इसका, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये ऋषिकेश में जो स्पा सेंटर है जी, काफ़ी अच्छे जो बड़े बड़े होटल्स हैं वहाँ पे काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला है। और जैसे हमारा आनंदा यहाँ आनंद नगर में पड़ता है जी, उसमें तो वो दुनिया का नंबर 1 स्पा में माना जाता है। तो एक तरह से हेल्थ टूरिज्म जैसे हम कहेंगे कि आप हेल्थ के लिए और प्राकृतिक आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म बिल्कुल। सेकेंडली ऐसा है कि टूरिज्म और ये पर्यटन व्यवसाय जो ऐसा है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको आर्थिक चीज़ें नहीं चाहिए, निवेश की बहुत ज़्यादा बड़ा निवेश नहीं चाहिए। अगर आप एक होटल वगैरह को छोड़ दें, अगर आप केवल एक जैसे हमारे ट्रैवल से रिलेटेड हम लोग काम करते हैं तो उसमें व्यवसाय मतलब इतना बड़ा आर्थिक निवेश नहीं चाहिए। आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आप क्या लोगों को दिखाना चाह रहे हैं वो आपके मन में क्लियरिटी होनी चाहिए। अब जैसे आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड इको टूरिज्म बहुत चल रहा है, ये विलेज रूरल टूरिज्म बहुत चल रहा है। जैसे हमारे के पहाड़ों में तो गांव बहुत है, तो आज की डेट में क्या हो रहा है कि आप अपने विलेज में पर्यटक को ले जाते हैं, वहाँ अपना कल्चर दिखाते हैं, उसको उस कल्चर को देखने के लिए फॉरेनर्स आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, छोटी मोटी कमियाँ हैं। जैसे हमारे पास प्रोफेशनल गाइड्स की बहुत कमी है जिनको लैंग्वेज नहीं आती है। अब फॉरेनर्स आएगा, कोई स्पेनिश आ रहा है, कोई इटालियन आ रहा है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे वर्कआउट करना पड़ेगा कि कोई हमारे प्रदेश में फॉरेनर्स आ रहा है या किसी साउथ से भी आ रहा है, उनको हिंदी बोलने में भी दिक्कत आती है। तो कम से कम हम ऐसी एक जनरेशन तैयार करें जो जिनको हर लैंग्वेज आती है। तुलसी जी, यहाँ पर मतलब हम जो क्या किस तरह का हम प्रशिक्षण दे सकते हैं युवाओं को, तो ये बात है शायद जो भाषा की बात जिस तरह से कही कि आप भाषा के बारे में बता सकते हैं। हम जिस जगह पे हो तो उस जगह के बारे में जो नॉलेज है, जो भौगोलिक और ऐतिहासिक जानकारियां हैं, उसके बारे में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए, ये हो सकता है। गाइड तो एक डॉक्टर की तरह काम करता है, क्योंकि गाइड जो अगर हमारे उत्तराखंड में अगर गाइड का कोर्स करवाएं बच्चों से, बेरोजगार बच्चों से, तो सबसे अच्छा रोजगार है। क्योंकि गाइड एक ऐसी कड़ी है टूरिज्म की कि उसके बगैर अगर कोई ग्रुप चल रहा है तो वो उसको प्रॉब्लम सॉल्व होने में वो जो लोकल गाइड है वो उसका मदद करता है। क्योंकि इस उत्तराखंड में जो भी टूरिज्म है, जो भी टॉप में हमारा धार्मिक है, लेकिन उसमें एडवेंचर भी है, सारे टूरिज्म, जंगल भी है, सब उस धार्मिक टूरिज्म में जुड़े हुए हैं। लेकिन जो सीजनल टूरिज्म है, हमारा एक पीक सीजन होता है, एक प्राइम सीजन होता है और एक स्लैक सीजन होता है। ये 3 सीजनों में हमारा टूरिज्म बटा हुआ है। पीक सीजन होता है जैसे कि आप भगवान की यात्रा, 4 धाम की यात्रा हो रही है, तो पीक में इतने लोग आ जाते हैं कि आपको एकोमोडेशन मिलना मुश्किल हो जाता है। वो प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ती है, उसको जगह नहीं मिल रही है।
क्योंकि हमने नहीं बुलाया, उनकी आत्मा ने भगवान की यात्रा पे बुलाया, लेकिन वो उसी टाइम पे आना चाहता है। लेकिन हमारे पास एक लिमिट है, हमारा होटल एक लिमिट है, 12 कमरे हैं जी। लेकिन आ गए 50 तो कहाँ रहेंगे? हाँ। तो वो पीक सीजन में वो प्रॉब्लम है। और उसके बाद जो प्राइम टाइम है उसमें, जैसे हमारा पीक सीजन मई जून हो गया, प्राइम टाइम हमारा ये आपका सितंबर अक्टूबर हो गया, जिसमें लोग, क्योंकि बीच में जुलाई अगस्त में बरसात हो जाती है तो बर्फ की वजह से जो वो भी थोड़ा स्लैक हो जाता। और उसके बाद हमारा जो 6 महीने का सर्दियों में तो सर्दियों का अलग तरह से टूरिस्ट आते हैं। इस बार तो हमें ज्यादा चुनौती, हमको जो स्लैक सीजन है उसमें गेस्ट को बुलाने की कोशिश है कि हम उसको कैसे बुलाएं कि जो टूरिस्ट हमारा 6 महीने चल रहा था वो 6 महीने क्यों नहीं आ रहा जी। क्योंकि हमारे जो भगवान के 4 धाम हैं उनके जो मेन जो मई जून का जो है वो नर पूजा होती है, और जब कपाट बंद हो जाते हैं उसके बाद देव पूजा होती है। तो वहां देवता लोग पूजा करते हैं, उनको विकसित करना हमको। जो 6 महीने हमारे बंद हो गए कपाट, उसके बाद का टूरिज्म को हमको वहां पर काम करना। क्योंकि अगर इस साल का देखा जाए मैम, तो इस साल तो हमारे कपाट 17 तारीख तो बद्रीनाथ के खुल रहे हैं। मतलब ये समझे कि 1 महीने का सीजन है, 30 दिन का। मतलब 15 तारीख के बाद जो है जून में बारिश शुरू हो जाती है जी। तो अभी इस बीच में लोग इतने ज्यादा आ जाएंगे कि वहाँ पे रहने का व्यवस्था ही नहीं है, ऊपर सारी अव्यवस्थाएं फैल जाएगी। तो शायद यहाँ पर जो होम स्टे जैसी योजनाएं हैं वो कारगर हो। हाँ, ये कारगर हो सकती है। पर्यटन विभाग इसमें काफी मेहनत कर रहा है और लोगों को काफी इस पे प्रचार किया जा रहा है। हमारे स्टेट को मेन जो ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारा 6 महीने का ऑफ सीजन है, इसको अगर आपको रोजगार बढ़ाना है, स्टेट का रेवेन्यू बढ़ाना है, तो उसको कैसे प्रमोट करें। अब जैसे आप भाई साहब कह रहे हैं, हमारा जुलाई अगस्त का जो टाइम होता है लीन सीजन होता है, 4 धाम में भी लीन सीजन होता है, उसमें हम लोग केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए भी कई काम कर सकते हैं। जैसे आप हेलीकॉप्टर चलते हैं अभी बद्री केदार के लिए, आप उनको कम प्रमोट करके अगर वहाँ पे केबल कार लगा दें तो शायद जुलाई अगस्त भी बहुत अच्छा पिक करेगा। इतना सीजन बढ़ जाएगा आपका कि रेवेन्यू बहुत अच्छा उठ जाएगा। तो ये आप उद्यमियों के साथ बातचीत करके शायद इस तरह की ऐसे छोटे छोटे हम रोपेज बना दे पहाड़ों में, तो आपकी रोडों की समस्याएं हैं, ये समस्याएं सारी खत्म हो जाएंगी। और बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट के साथ सरकार भी काम कर रही है। और विजेंद्र जी, बहुत सारी ऐसी योजनाएं भी हैं जिनके जरिए युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जैसे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना है या होम स्टे है, और एक उद्योग विभाग की भी वो है योजना है। उद्योग विभाग अगर कोई पर्यटन का क्षेत्र में कोई होटल बनाना चाहता है या कोई पार्किंग बनाना चाहता है, कोई स्पा सेंटर खोलना चाहता है, तो उसके लिए उद्योग विभाग भी पैसे वो देता है, सब्सिडी देता है। उसमें 40% 45% तक सब्सिडी। इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी भी एक अलग है। इंटरेस्ट सब्सिडी क्या होता है कि आपने अगर बैंक से लोन लिया है तो उसमें वो 50% जो है उद्योग विभाग देगा उस पैसे को। मतलब 5-6% पे आदमी को रोजगार इंटरेस्ट पे ब्याज मिल जाता है, लोन मिल जाता है। तो मतलब सरकार भी सहायता के लिए सरकार कर बहुत कुछ रही है, लेकिन उसमें थोड़ा सरकार को बैंकों की तरफ से दिक्कत आती है उद्यमियों को। अगर बशर्ते गवर्नमेंट ने तो स्कीम लागू कर दी है, लेकिन अगर मैं एज अ उद्यमी, नए उद्यमी बैंक के पास जाता हूँ, मुझे अगर 30 लाख का लोन चाहिए, 50 लाख का लोन चाहिए, तो वो उद्यमी से 60 लाख का कोलेट्रल मांग लेता है। एक हमारे पहाड़ का व्यक्ति कैसे कोलेट्रल देगा? अभी गांव का आदमी जो होम स्टे योजना चला रहा है, कैसे कोलेट्रल देगा? उसकी तो योजनाएं बहुत अच्छी है, लेकिन सरकार को थोड़ा सा इसमें वर्कआउट, जो तकनीकी चीजें वो शॉर्ट आउट करनी पड़ेगी, सुधार की बहुत सख्त जरूरत है। जी। बाकी योजनाएं बहुत अच्छी चला रही है सरकार। अभी जैसे हम विंटर की बात कर रहे थे, आपको मालूम होगा सरकार ने विंटर में भी 4 धाम दर्शन के लिए एक स्कीम चलाई थी कि जब कपाट बंद हो जाते हैं तो भगवान मतलब बद्री जी नीचे भविष्य बद्री में आते हैं, केदार जी ऊखीमठ में आते हैं, है ना। तो उस पर भी एक प्रोग्राम चलाया था कि मतलब हम विंटर में भी 4 धाम यात्रा चलाएंगे। धार्मिक सर्किट भी तैयार किया जा रहा है अलग अलग तरह। पौड़ी जैसे क्षेत्र हैं जहाँ पर टूरिस्ट नहीं आते थे ज्यादा, तो वहाँ के लिए क्या हो सकता है? नयार फेस्टिवल अभी किया गया था। तो तुलसी जी, मतलब यही है कि नए नए कॉन्सेप्ट के साथ, और लोग भी अपनी, जैसे वेडिंग डेस्टिनेशन, वो एक नया कॉन्सेप्ट है। पहले वर्क फ्रॉम होम होता था, वर्क फ्रॉम हिल स्टेशन जैसे कॉन्सेप्ट। तो चीजें हैं लोगों के पास, मगर आपको अपने आइडिया के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। आपने वेडिंग डेस्टिनेशन का एक ही है कि जितने भी आप टूरिज्म वाले जो हिल देश हैं, वहाँ पे ट्रेन चलती है, छोटी पहाड़ी ट्रेन चलती है, टॉय ट्रेन। आज तक उसकी कमी हमारे उत्तराखंड में है। अगर पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है तो अगर कोटद्वार से आप पौड़ी ट्रेन को, छोटी ट्रेन को ले आए जो पहाड़ से गुजरती हुई, क्योंकि जो गंगा जी के किनारे हैं और जो हिमालय की जो तलहटी है, वहां तो मंदिर है, गंगा है, उसके किनारे तो आपने पूरा हाई लेवल तक
मतलब डेवलप हो चुका जी। है, लेकिन उसको और जगह कैसे डेवलप करना जी। है उसके लिए आपको दूसरों से सीख लेनी पड़ेगी। जैसे स्विट्जरलैंड से भी सीख लेनी पड़ेगी आपको, जी। कश्मीर से भी सीख लेनी, जो पहाड़ी देश जी। हैं जहाँ टूरिज्म अपने चरम पे जी। है, वहाँ से हमको कुछ सीख लेके अपने उत्तराखंड में डेवलप करना चाहिए। जी। और हम जैसे 13 जिले 13 नए डेस्टिनेशन, ताकि ये जो बात हो रही है कि जी। टूरिस्ट आता है तो एक ही जगह पे मसूरी या नैनीताल में भीड़ ना हो, हाँ। बद्रीनाथ केदारनाथ में ही ज्यादा भीड़ ना हो, तो अब नए नए डेस्टिनेशन की भी बात की जा रही है, जिससे और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। जैसे आप बात कर रहे थे वेडिंग डेस्टिनेशन की, उसकी हमारे बहुत यहाँ कमी वेडिंग है। डेस्टिनेशन के लिए ऐसी जगह है, शायद वो विश्व में कहीं नहीं है, त्रिशुकी नारायण, जहाँ पे शिव और पार्वती की शादी हुई जी। थी। आज भी वहाँ पे कम से कम साल में मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार शादियाँ होती हैं, जी। लेकिन वो केवल क्या करते हैं, वहाँ मंदिर में जाते हैं, फेरे लेते हैं और उसके बाद उनका बाकी का कार्यक्रम कहीं और होता है। क्यों? उसका रीज़न क्या है कि त्रिशुकी में ना कोई अच्छे होटल्स हैं, ना सड़क अच्छी है, न खाने का ना कोई और मतलब जो लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर से मंडल जुड़ी का और है, उसकी लेकिन बहुत कमी है। लेकिन अच्छे भाई वो रेस्टोरेंट नहीं 15-20 होंगे कमरों में एक स्थानीय शादी, लोग भी हाँ। अपने गेस्ट हाउस बना दिए। लेकिन उसमें ये होता है ना भाई साहब, जिस लेवल के वहाँ पे क्लाइंट आते हैं या पर्यटक आता है, जी। जैसे अभी शादियाँ होती हैं जो, वो बहुत अच्छे एंड पे होती हैं, तो उस लेवल की सुविधाएं वहाँ पे नहीं है। चलिए विजेंद्र जी से बात करते हैं। विजेंद्र जी, अब जब हम ये पर्यटन की बात करते हैं तो पर्यटन से जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। एक सस्टेनेबल टूरिज्म की भी बात की जानी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कई बार पर्यटक आते हैं और ऐसा हिमालयी क्षेत्र में भी कचरा छोड़ के जाते हैं, तो हम किस तरह एक अच्छी पर्यटन संस्कृति विकसित करें और एक सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए युवाओं को अपने तैयार करें, ये भी देखना जरूरी है। वो तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर अभी से इसको बचा के चलेंगे तो हमारे जो आने वाले जनरेशन्स हैं तो तभी उन लोगों को रोज़गार मिल पाएगा। जी। क्योंकि यहाँ का जल ज़मीन और जंगल, इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो जो बाहर से आ रहे हैं लोग, इनको हमें बहुत अंकुश लगाना पड़ेगा इस चीज़ को, क्योंकि ये देवभूमि भी है नहीं, हमारी। हम अंकुश मेरे ख्याल से हम नहीं, उन पे नहीं, जो लोग आते हैं जी। उनको हम जो उनको लाते भी हैं। देखो वो लोग क्या है, होटल में ठहरते हैं या किसी ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से आते हैं। स्थानीय लोगों से उनका बिल्कुल अटैचमेंट तो होता ही है, क्योंकि हम एक खुद राणा जी टूर ऑपरेटर हैं, हम ऑपरेटर हैं, तो हम जब भेजते हैं उनको तो हम लोग उनको वहाँ के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बता देते हैं जी। क्योंकि अगर कोई आदमी दयारा बुग्याल जा रहा है तो वो बिना स्थानीय आदमी का तो जा नहीं पाएगा। अगर जाएगा तो वहाँ रहेगा कैसे, उसको टेंट ले जाने पड़ेंगे, उसको खाने ले जाने पड़ेंगे। तो जो उसके साथ जाते हैं वो लोग वैसे पूरी कोशिश करते हैं, वो लोग क्योंकि उनका व्यवसाय वही है जो टूर ऑपरेटर के लिए। लेकिन जो कहीं से बाहर से वैसे लोग आ जाते हैं तो वो लोग वैसे तो रहेंगे नहीं वहाँ पे, क्योंकि बिना स्थानीय आदमी को। तो अभी काफ़ी अच्छे सब शिक्षा हो गई है। तो लोग ये इस तरह का प्रशिक्षण लोगों को जो गाइड देते की हैं, बात हम हाँ, कर रहे हैं देते हैं, कि सरकारें उनके पूरे जरिए- उसको बराबर सरकार देती रहती, पर सिर्फ पर्यटन विभाग अपने जितने भी ब्रोशर है उनमें पूरा छापा हुआ रहता है। और जितना भी स्थानीय प्रशासन है, वन विभाग है, वन विभाग ने काफ़ी सख्ताई की है, उन पे पेनल्टियाँ लगाती है जी। और वन विभाग इस बारे में अच्छा काम देखिए, कर रहा अपनी है। जगह को अगर हम साफ रखेंगे ना तो दूसरा आदमी अपने आप साफ रखेगा। आज के डेट में हम यूरोप जाते हैं, बाहर जाते हैं, वही तो सोचे कि शायद आप वहाँ खुद ही कूड़ा न डालें या खुद ही थूके ना। तो अपनी जगहों को अगर हम साफ रखेंगे तो दूसरा ये एक बेहतर ये- पर्यटन वन विभाग संस्कृति बहुत पेनल्टी लगाता करने है, की बात है। बहुत पेनल्टी लगाता है। जी। और तुलसी जी, आपसे भी बात करेंगे। अगर हम प्रमुख चुनौतियों की बात करें जो पर्यटन के क्षेत्र में स्वरोजगार की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर आती हैं, तो मौसम की बात भी जैसे आपने जी। कही कि वो मौसम की एक चुनौती है, और जो छोटी छोटी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो सकते हैं वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की एक चुनौती होगी। जी, क्योंकि मौसम मैंने इसलिए कहा कि आप कितनी भी सुविधाएं आप खड़ी कर दें, लेकिन उस सुविधाओं को मौसम खराब कर देता है। सपोज अगर आप भगवान केदारनाथ को जा रहे हैं, गौरीकुंड से केदारनाथ जा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ में हमेशा 1 बजे मौसम खराब हो जाता है। वो जो बाहर से यात्री आ रहा है उसको नहीं पता है कि 1 बजे के बाद मौसम खराब हो जाएगा। वो जब गौरीकुंड से चलता है और ऊपर से आने वाला टूरिस्ट, क्योंकि दोनों तरफ धूप खिली हुई है, नीचे भी और ऊपर भी, लेकिन जब दोनों का मिलन होता है तो मौसम खराब हो जाता है। तो वो पूछता है, उसको रास्ते में पूछता है कि भाई साहब मौसम कैसा है, तो उसने कहा वहाँ धूप खिला हुआ है। लेकिन जब वो केदारनाथ पहुँचता है तो वो ठंड से बिल्कुल परेशान हो जाता है, तो वो उसको दोष देता है कि उसने गलत बोला। वो जो दो माइंड हो गए ना कि इधर भी तो ये धूप खिली, एक प्राकृतिक चुनौती प्राकृतिक है चुनौती हमारे वो सामने। है।
और यहाँ भी हम व्यवस्थाओं के जरिए वहाँ यहाँ भी स्वरोजगार, जो भी चुनौतियाँ वहाँ स्वरोजगार के अवसर भी हैं, तो हम स्थानीय लोगों को भी इस तरह से तैयार कर सकते हैं कि टूरिस्ट सीजन में। वही मैंने गाइड की बात की ना, जी। गाइड इस चीज को बताएगा, जी। क्योंकि गाइड की परंपरा नहीं है, केवल गवर्नमेंट ने गाइड व्यवस्था पैकेज टूर के लिए जिसमें ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन और गाइड सर्विसेज चलती है। तो वो गाइड जो है, अगर वो सन 87 का गाइड होगा, आज भी वो टूरिस्ट अगर उसको याद करेगा। जी। गाइड एक ऐसी कड़ी है, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि गाइड टूरिज्म को प्रचार करता है। जी। क्योंकि माउथ पब्लिसिटी सबसे बड़ी पब्लिसिटी है बिल्कुल पर्यटन की, और हमारा उत्तराखंड माउथ पब्लिसिटी पे चलता है, उस पे नहीं चलता और है। अब तो हम कहेंगे कि साल दर साल इस समय कोरोना को लेकर मुश्किल है, वो तो बहुत मुश्किल है। उसको अगर हम दरकिनार करें तो उत्तराखंड में पर्यटकों की संख्या हर साल लगातार बढ़ रही है। हर साल बढ़ रही है। जी। तो काफी सुविधाएं हो गई हैं, ऐसा नहीं है कि हमें उत्तराखंड में विकास नहीं हुआ, बहुत विकास हो गया है। आपके जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख गए हैं जी। और इतने पढ़ लिख गए हैं कि वो सब कुछ करने में सक्षम है। पहले नहीं थी ये बात, लेकिन आज वो सक्षम है। जी। बस चलिए, थोड़ा उनके मन में एक चीज़ का होना चाहिए कि कई ज़्यादातर क्या होता है, सरकारी नौकरी का बस एक जो भूत सवार रहता है कि सरकारी नौकरी चाहिए, जी, सरकारी नौकरी चाहिए, या पलायन तो जैसी चीजों वो की दिमाग से हटाना पड़ेगा बिल्कुल भी। नहीं, यहाँ टूरिज्म तो में लग गई तो ठीक है भाई, प्रयास कर लो, लग गई तो ठीक है, लेकिन स्वरोजगार पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, अपने दिल से हटाना पड़ेगा, मन से हटाना पड़ेगा कि अपना काम करना है, तभी ये टूरिज्म लाइन में वो आदमी सक्सेस हो सकता है। बिल्कुल। नहीं, वो अगर पर्यटन का डबल अपार गेम- संभावना है, आपको स्वरोजगार के लिए इस प्रदेश से बाहर जाने की जरूरत नहीं जी, है। संभावनाओं से बहुत भरपूर भरपूर राज्य यहाँ है। पे जो शेर के हमारा- गाँव है, जी। राजमा के गांव है, चलिए, अब हमारे handicrafts पास गाँव है। समय की कमी है, हमारा समय इस बातचीत को लेकर पूरा हुआ, तो आप सभी स्टूडियो में आए और ये जरूरी जो सुझाव और जानकारियां दी उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो पर्यटन की भरपूर संभावनाएं हैं, कुछ चुनौतियां भी हैं जिनको लेकर और युवा जो हैं वो अपने आइडिया के साथ स्वरोजगार के लिए पर्यटन के क्षेत्र में आगे आएं और स्वरोजगार के लिए बहुत सारी, जैसे अभी हमारे मेहमानों ने कहा कि जिस तरह बहुत सारे काम के अवसर हैं आपके पास, अब आपको आगे बढ़कर काम को करना है। तो कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।